हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। कुछ लाइंस जो स्वर्गीय श्री अटल जी के हैं वो आप सभी को डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत माता के लिए और मरेंगे तो इस भारत माता के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो आइए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए विद्युत पंखा, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी विद्युत जनित्र, ऑप्शन डी विद्युत बल्ब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, जो विद्युत जनित्र होता है यानी विद्युत जनरेटर, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह विद्युत उपकरण यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विद्युत जनित्र हो जाएगा, यानी विद्युत जो जनरेटर होता है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विद्युत जनरेटर यानी विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। क्या? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। और विद्युत मोटर एवं विद्युत पंखा, ये जो है विद्युत मोटर और विद्युत पंखा जो है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। तो इतने बात आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन कथन दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने के लिए किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का चयन करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली प्रक्रिया जो होता है यह इसके द्वारा ही तैयार किया जाता है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया से क्या किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है, तैयार किया जाता है। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने के लिए किए जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्र के खुलने का कारण होते हैं? ऑप्शन ए, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ऑप्शन बी, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका संकुचित होना। ऑप्शन सी, रक्षक कोशिकाओं में जल का निकलना और उनका संकुलित होना। ऑप्शन डी, रक्षक कोशिकाओं में जल का निकलना और उनका फूलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो रक्षक कोशिकाएं होती है यानी जो गार्ड सेल होती हैं, कौन सा सेल? तो जो गार्ड सेल होती हैं यानी इसी को क्या कहते हैं? रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, इसमें होने वाले परिवर्तन जो रंध्रों को यानी जो एस्टोमेटा होता है रंध्रों को खुलने का कारण है रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, रक्षक कोशिकाओं में जल के दाब के बढ़ने से यह खुलता है तथा वाष्पोसर्जन के कारण घटने से यह बंद हो जाता है। ठीक है, और पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल जो वायवीय भागों में बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, यानी एस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इसे एस्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैर को छोटे आकार का
पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः हैं। इनके क्या, उत्तल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल और समतल। तो इन ऑप्शन में से क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा जो एक जादुई दर्पण है, ठीक है, इसके संयोजन में समूह खड़ा एक लड़का दर्पण में अपना सिर को क्या देखता है, सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैर को छोटे आकार का पाता है। तो इस जादुई दर्पण के विन्यास का जो शीर्ष है ये हो जाएगा, शीर्ष जो है ये हो जाएगा अवतल दर्पण। किसका, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। और मध्य जो है ये समतल और निचले वाले जो भाग है ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो दर्पण, जादुई दर्पण का संयोजन किया गया है कि अवतल दर्पण पहले होगा, उसके बाद समतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण, ठीक है। तब जाके जो सबसे बड़ा जो सिर है वो बड़ा दिखेगा, शरीर समान आकार का दिखेगा और पैर छोटे आकार का दिखेगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। कथन एक जो है, देखिए, प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के आभासी होने पर ऋणात्मक। ऑप्शन बी, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। ऑप्शन सी, हमेशा ऋणात्मक। ऑप्शन डी, हमेशा धनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, आवर्धन क्षमता जो होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का, ये होता है ऋणात्मक, ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी का अनुपात होता है। तो इसलिए अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन है यानी मैग्निफिकेंस जो है, ये चिन्ह क्या होगा, प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अवतल दर्पण का जो ऋणात्मक है मैग्निफिकेंस जो है, एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। इसका क्या होता है, वी यानी जो हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी और यू हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु दूरी, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ये जो सूत्र है इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जो अवतल दर्पण जो है इसका मैग्निफिकेंस यानी आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो माइनस वी बाई यू। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोगी है। ऑप्शन ए रितिका, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी केंद्रिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, पौधों की जो रितिका होती है यानी वैक्यूल्स जो होता है, इसका मुख्य कार्य अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रितिका जो होता है ये पौधों का अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोगी होता है, ठीक है। देखिए, कोशिका के आकार बढ़ने पर रितिकाएं उत्पन्न होती है। क्या होता है, कोशिका का जब आकार बढ़ता है तो रितिकाएं उत्पन्न होती हैं और रितिका के भीतर का द्रव्य कोशिका रस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कोशिका रस कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कोशिका रस क्या कहलाता है, तो रितिका के भीतर का जो द्रव्य पाया जाता है लिक्विड, उसे हम लोग कोशिका रस कहते हैं, ठीक है। और रितिका चारों ओर से टोनोप्लास्ट से घिरा रहता है, ठीक है। और पादप ठोस अपशिष्ट उत्पादों को कोशिका रितिका और उत्तकों को संचित करता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोग पूरा समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक, प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। कथन दो, किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। कथन तीन, प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन तीन, जो प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है, ओम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कथन एक गलत हो जाएगा, कथन दो भी गलत हो जाएगा। कथन तीन क्या है, सही है। प्रतिरोध की एसआई मात्रक ओम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ओम का नियम क्या है, तो किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे जो प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I,
ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करती है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है वी बाई आई, ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ओम कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो होता है वो होता है पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की कौन सा नेचर है, प्रकृति इस पर निर्भर करता है। उसके बाद चालक की लंबाई, लेंथ पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो एरिया होता है इस पर निर्भर करता है। इन चारों कारणों पर प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध इन पे निर्भर करता है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है, और जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन के संद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नियत रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी हो रही है। तो हर एक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए इसका कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए सीमा जब नींबू निचोड़ती है और रस गिलास में एकत्र करती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा अगर जल मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें महसूस होगा कि खटास क्या हो गया है, कम हो गई है, ठीक है। तो जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड का आयनों में क्या होगा, सांद्रण बढ़ता है, ठीक है। अम्ल में अगर जब हम लोग जल मिलाते हैं, यानी जब एसिड में हम लोग क्या करते हैं, जब जल मिलाते हैं यानी वाटर जब मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो अम्ल की तनुता में क्या होती है, तो वृद्धि होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, अम्ल की खटास कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एसिड में हम लोग वाटर जल को ऐड करते हैं तो इसमें इसका सांद्रण आयन हाइड्रोक्साइड के सांद्रण पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जल मिलाने से क्या होता है, OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। और अम्ल वह पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में क्या होता है, H+ आयन क्या होता है, देता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। और क्षारक जो पदार्थ है वो जलीय विलयन में क्या देता है, तो OH- आयन देता है। और अम्ल क्या करता है, अम्ल H+ आयन देता है। इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटा के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपया प्रति इकाई लागत यानी 6 रुपया पर यूनिट लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल आ गया, तो मैंने पहले से ही बता रखा है कि आरआरबी एएलपी में न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न साइंस न्यूमेरिकल का पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप सभी को हम लोग न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर का रेटिंग कितना दिया है, तो 1000 वाट 1000 वाट, ठीक है। और प्रतिदिन उपयोग कितना करना है, तो 5 घंटा, ठीक है। और प्रति यूनिट का मान कितना है, 6 रुपया प्रति यूनिट, ठीक है। तो चलिए, और सितंबर माह बोला है, तो सितंबर माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन के लिए। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सितंबर माह के चालन के लिए कुल लागत कितना होगा, कुल लागत कितना है, 1000 वाट का है, पहले 1000 वाट लिख लिए। और कितने घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए। कितने दिनों के लिए, तो 30 दिनों के लिए, बट्टे यहाँ पे 1000 कर देंगे। यही इसका नियम है, जितना गिवन दैट है उसको इनटू में लिख के 1000 से डिवाइड कर दो। और कितना रुपया, तो 6 रुपया प्रति इकाई लागत है, तो 6 रुपया से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको काटिए, देखिए ये 1000 से ये 1000 कट गया, कितना बचा यहाँ पर 30 × 5 यानी 150 इंटू 6, 150 इंटू 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का 90 यानी 900 रुपया। 900 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग लागत इसका निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन भी है। 4 भिन्न तत्व हैं और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं।
ए जो है इसका परमाणु क्रमांक 9 है, बी जो है इसका परमाणु क्रमांक 11 है, सी जो है इसका परमाणु क्रमांक 19 है और डी जो है इसका परमाणु क्रमांक 37 है। आवर्त सारणी में उनकी स्थितियों के संदर्भ में इनमें से असंगत यानी जो असंगत है उन तत्वों का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो ये परमाणु क्रमांक जितने भी दिए हैं, ए का 9, बी का 11, सी का 19 और डी का 37, तो आप लोग को परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए उन तत्वों का। ठीक है, तो इनमें से जो जो ए है 9, ये जो क्या है, ये असंगत तत्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलिए आपको बताते हैं। देखिए A9 जो है, ये 9 नंबर का जो परमाणु क्रमांक है ये फ्लोरीन है, जो हेलोजन वर्ग का अर्थात 17वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, 9 कौन सा है, तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये कौन से तत्व का वर्ग है, तो ये हेलोजन, जो हेलोजन वर्ग का तत्व है जिसका 17वें वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है ये, तो ये 17वें वर्ग में आता है। ठीक है, तो और बाद बाकी जो जितने हैं ये B11, ये C का 19 और D का 37, ये जो तीनों हैं ये क्या है, ये हो जाएंगे, जो 11 है ये हो जाएगा सोडियम। ठीक है, उसके बाद 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम और जो 37 है ये हो जाएगा रुबिडियम। तो ये तीनों ये सभी कितने हैं, ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं। ये प्रमुख क्या है, क्षार धातु है। कौन से धातु हैं, तो ये क्षार धातु हो जाएंगे। ठीक है, और ये 9 जो है ये ए फ्लोरीन यानी हेलोजन वर्ग का तत्व है जिसका 17वें वर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ए वाला है 9 ये अलग है। ठीक है, आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मन लगाकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।